तो आज का टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। जब भी आप अगर देखें कि ब्रीच हुआ है तो उसमें 3 रेमेडीज़ होती हैं बेसिकली, राइट। आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हो, देन इंजंक्शन भी मांग सकते हो, एंड देन ऑफ कोर्स डैमेजेस तो हैं ही। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना वो डैमेजेस पढ़ने वाले हैं, द थर्ड रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रीच की डेफिनेशन समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में तो दी नहीं है तो क्या है, कहीं से तो हमें डिराइव करनी ही पड़ेगी। टाइप्स देखेंगे, एक्चुअल एंटिसिपेटरी उसमें कैलकुलेशन कैसे होता है डैमेज का, वो भी देखेंगे। 73 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 73 में आप कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस करते हो, है ना। 73 और 74 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। 73 टॉक्स अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस, वेयर 74 टेल्स यू कि अगर स्टिपुलेटेड टर्म में दिया हुआ है कि भाई अगर ब्रीच हुआ तो इतना अमाउंट देना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस देखेंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनरी, स्पेशल, एग्जाम्पलरी, प्यूनिटिव, है ना। किन किन केसेस में थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे इसके। हम वील ट्रेस बैक टू 37 एंड 39, है ना। 39 बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फिर हम थोड़े से केसेस भी देखेंगे, हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस क्योंकि 73 उसका वर्बैटम है ना। एंड वी विल ऑल्सो लुक इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, है ना। हम एक्चुअल लॉस हमें बताना पड़ता है अगर हमें डैमेजेस चाहिए 73 के अंदर। तो चलिए, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन 73 एंड 74। डैमेजेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड डैमेजेस अंडर टॉर्ट लॉ, क्या डिफरेंस है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये आपका एक्सपेक्टेशन को प्रोटेक्ट करता है और टॉर्ट में ये स्टेटस को मेंटेन करता है। तो इसका क्या मीनिंग है, राइट। तो व्हाट इज़ ब्रीच? नॉन परफॉर्मेंस विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। वाई विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन? क्योंकि अगर नॉन परफॉर्मेंस हुआ है, मतलब परफॉर्म नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, बट इसका लीगल जस्टिफिकेशन है, तो ये फ्रस्ट्रेशन में हो जाएगा एंड देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ब्रीच। ओके, लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज़ द थर्ड कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखना है तो आप SRA में जाओ, इंजंक्शन देखना है तो CPC और SRA में जाओ, बट डैमेजेस देखने हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आओ, ठीक है। अच्छा, क्या है डैमेजेस का मतलब? क्या है डैमेजेस? मतलब मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, है ना। बट क्या डिफरेंस है कॉम्पनसेशन और डैमेज में? डैमेज जब आप देते हो ना तो कॉम्पनसेट कर रहे हो अगर आप किसी को, तो आप सिर्फ उसी हद तक कॉम्पनसेट कर सकते हो जिस हद तक आपने जिस हद तक प्रॉमिस का ब्रीच हुआ है ना। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपने मेरे से लिए थे और अब आपको वो कॉम्पनसेट करना है मुझे, तो आप 100 रुपये ही दोगे, आप वापस उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। हाउएवर डैमेजेस में ना मतलब अलग अलग टाइप के डैमेज होते हैं। मेंटल हैरेसमेंट के लिए भी आपको वापस पे करना पड़ सकता है, राइट। सो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर क्या कहते हैं, एक स्पेक्ट्रम है जिसमें दिया पॉइंट A से पॉइंट Z तक जितने भी लॉसेस होंगे उसके लिए आपको डैमेजेस मिल सकता है। बट जब आप कॉम्पनसेट की बात करते हो तो कॉम्पनसेशन हैज़ अ लिमिटेड स्पेक्ट्रम। अच्छा, जब भी हम डैमेजेस की बात कर ही रहे हैं तो हमें उबीजस इबी रेमेडियम देखना पड़ेगा। उबीजस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। तो अगर ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन हुई है तो सामने वाले की ड्यूटी बनती है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सेक्शन 37 बोलता है पार्टीज़ मस्ट परफॉर्म। आपने अगर कोई आपसे पूछे कि कहाँ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लॉ, राइट। कॉन्ट्रैक्ट एक लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ सेट ऑफ प्रोमिसेस जिसको परफॉर्म करना है। हम ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, बट लॉ कहाँ है, वो कहाँ लिखा हुआ है? तो 37 में क्लियरली बोला गया है दैट पार्टीज मस्ट परफॉर्म। सो इट पुट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन पार्टीज टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एंड इफ दे डू नॉट परफॉर्म देन इट इज़ गोइंग टू बी द अदर पर्सन इज सपोज टू कॉम्पनसेट द अग्रीव्ड पर्सन। यहाँ पर 2 पार्टीज़ होती हैं, एक होता है आपका अग्रीव्ड पर्सन और एक होता है डिफ़ॉल्टर, है ना। तो डिफ़ॉल्टर अग्रीव्ड पर्सन को कॉम्पनसेट करेगा। अच्छा, इसी के साथ आता है हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि भाई डिफ़ॉल्टर ही अग्रीव्ड पार्टी को कॉम्पनसेट कर रहा है, कोई रैंडम बंदा नहीं कर रहा। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे हैं सिर्फ वही उसके रिजल्ट से बाउंड होंगे। इधर ओनली बोथ ऑफ देम कैन सू ईच अदर एंड बी सूड। जैसे मैंने आपको बोला, डैमेजेस इन कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट्स एक्सपेक्टेशन,
इंटरेस्ट वाइल डैमेजेस इन टॉट प्रोटेक्ट्स स्टेटस को। तो जो टॉट में डैमेज का वो है ना कॉन्सेप्ट, वो मच वाइडर है और वहाँ पर रिलीफ आपको बहुत ही एक लार्जर स्पेक्ट्रम में मिलता है। वेयर एज यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो प्यूनिटिव नहीं है ना, वो पनिश करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए है कि सामने वाले की जो भी एक्सपेक्टेशन थी वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। बाय द वे कॉन्ट्रैक्ट लॉ केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अर्स्टवाइल इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसकी भी एनफोर्समेंट डेट सेम है। सो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, बी इट कॉम्पिटिशन, बी इट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या अदरवाइज फॉर योर कॉलेज एग्जामिनेशन, दीज आर द थिंग्स यू कैन पे अटेंशन टू। क्योंकि जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को पे अटेंशन पे करते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये रिलेशन है एक लॉ का दूसरे लॉ से, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हम अगर बात करें इसकी ब्रीच की, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्चुअल और एक होता है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी का क्या मतलब है? मान लो कोई चीज़ें इंस्टॉलमेंट में होनी है। ब्रीच मतलब कल मैंने आपको बोला था कि आप ये डिलीवर कर दो, कल आपने नहीं किया, ये एक्चुअल ब्रीच हो गया। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब मान लीजिए कि मैंने आपको 10 दिन के लिए एम्प्लॉय करके रखा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, फॉर लेट्स से फॉर सिंगिंग इन माय थिएटर, ठीक है। आप पहले और दूसरे दिन तो आते हो पर तीसरे चौथे दिन नहीं आते। अब आना तो आपको 10 तारीख तक है, पर मेरे ऊपर चॉइस है कि मैं अभी ही जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसाइंड कर दूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, है ना। तो क्योंकि मुझे एंटिसिपेशन है कि द ब्रीच इज गोइंग टू हैपन ऑन द फाइनल डे ऑल्सो। 74 में क्या है? 74 और 73 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 73 जो है वो आपकी कैलकुलेशन की बात करता है ना, टाइप की बात करता है, टाइप ऑफ डैमेजेस की। 74 ये बोलता है बस कि एक सीलिंग लिमिट लगा देता है कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में ही एक स्टिपुलेटेड टर्म है डैमेजेस का, जिसमें लिखा है कि भाई ब्रीच होगा तो इतना पैसा देना पड़ेगा, तो 74 सिर्फ ये बोलता है कि इट इज़ ओनली एन अपर लिमिट। ज़रूरी नहीं है कि पार्टी बाउंड हो जाएगी, भाई कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि ये रीजनेबल है कि नहीं है। हम रीजनेबल कॉम्पनसेशन की बात करते हैं, हमेशा याद रखो, यहाँ पर एक्सेसिव की नहीं बात करते, क्योंकि ये कॉम्पनसेटरी है, प्यूनिटिव नहीं है नेचर में, है ना। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ने बहुत मान लो कि 10 करोड़ लिख दिया, तो भाई 10 करोड़ थोड़ी दे देंगे कॉम्पनसेशन, इट इज़ जस्ट एन अपर लिमिट, बिकॉज कोर्ट फीस, हाँ उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कोर्ट विल ओपाइन दैट दिस वॉज द इंटेंशन दैट द पार्टीज हैड, है ना। तो क्या करता है 74 में? क्लॉज फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस है कि टर्म में लिख दिया है कि भाई एक अमाउंट लिख दिया कि ब्रीच होगा तो यही होगा, और ओनस है ना। मतलब जो बंदा बोल रहा है कि नहीं इससे तो कम ही होना चाहिए डैमेजेस, या फिर ये तो होना, ये तो टर्म ही नहीं था, उस पे है प्रूव करने के लिए कि हाउ इज़ ही डिस्चार्जिंग हिज बर्डन। डैमेजेस की अगर बात करो तो यहाँ पर उन डैमेजेस की बात करा है विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, है ना। तो यूजुअल लॉस है और एक एडिशनल लॉस है। एडिशनल लॉस कब है? जब पार्टी को पता है कि जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो द रिजल्ट इज़ लाइकली टू बी there, okay, it is likely to result from that breach। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आप समझते हो डैमेजेस की, तो बड़े अलग अलग टाइप के डैमेजेस होते हैं। जैसे पहला होता है ऑर्डिनरी डैमेज, जिसको हम जनरल डैमेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि मान लीजिए ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया 100 बैग्स ऑफ राइस डिलीवर करने का, बट फेल कर गया। अब बी को ऑब्वियसली कहीं और से लेना पड़ेगा, तो उसको मान लो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा से लेना पड़ा, है ना। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, दैट इज़ ब्रीच, इट इज़ अ नॉर्मल ऑर्डिनरी सिनेरियो। दूसरा होता है आपका स्पेशल डैमेज, है ना। स्पेशल डैमेज में कहाँ होता है? जहाँ पार्टी को नोटिस होता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस का जो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए को पता है कि बी को एक मशीन का पार्ट अर्जेंटली चाहिए, ठीक है, उसके शॉप के लिए, अदरवाइज़ उसकी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। और ये जो बी है वो स्पेसिफिकली बताता है कि भाई मुझे इस पर्पज़ के लिए चाहिए। स्पेशल डैमेजेस जो होते हैं ना, उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइम इज़ ऑफ एसेंस, ठीक है। तो अगर अननेसेसरी डिले है या क्लियरली मेंशन किया है अपना इंटेंशन और फिर भी नहीं किया, तो उस केस में जो स्पेशल डैमेजेस है वो मिल सकते हैं।
ऑल राइट. देन द थर्ड टाइप ऑफ डैमेज इज एग्जेम्पलरी डैमेज. भाई एग्जेम्पलरी डैमेज मतलब जनरली हम देते नहीं हैं, कोर्ट भी थोड़ा रेजिस्ट करता है एग्जेम्पलरी डैमेज देने में, बट इट इज़ लिटिल प्यूनिटिव इन नेचर. प्यूनिटिव भी नहीं, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी. प्यूनिटिव तो नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी. और ये किन केसेस में देते हैं? जहाँ पे रेप्यूटेशनल लॉस हो जाए, है ना. मान लो कि डिसऑनर हुआ चेक का, और जानबूझ के क्या कहते हैं, सामने वाले ने डिसऑनर कर दिया डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैड बैलेंस इन हिज अकाउंट. ये तो चलो ये एक एग्जाम्पलरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन का हो गया. बट जहाँ पर मान लो क्या कहते हैं, ये था प्रॉमिस टू गेट मैरिड, ओके, और एक बंदे ने प्रॉमिस किया कि करेंगे, बट उसने ब्रीच कर दिया वो प्रॉमिस. तो अब उसके कारण जो सामने वाले का रेप्यूटेशनल लॉस हुआ है लड़की का, उसको उस केसेस में एग्जाम्पलरी डैमेजेस दिए जा सकते हैं. देन देर आर नॉमिनल डैमेजेस. नॉमिनल डैमेज क्या होता है? ऐसे ही छोटा मोटा, फॉर द सेक ऑफ इट, जहाँ पर एक्चुअल इंजरी कुछ नहीं हुआ है बट लीगल राइट वायलेट हुआ है ना. तो लीगल राइट वायलेट हुआ है, बंदा कोर्ट आया, उसने लिटिगेशन कॉस्ट दिया, तो थोड़ा बहुत नॉमिनल डैमेज दे सकते हैं. एक्चुअल इंजरी कोई हुई नहीं है. देन देर आर प्यूनिटिव डैमेजेस ऑल्सो, जो एक एज अ एग्जाम्पल सेट करने के लिए देते हैं कि आइंदा ये चीज़ ऐसी ना हो. ठीक है, तो उन केसेस में दिया जा सकता है. ये देखिए, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर एक हेडली वर्सेस बैक्सनडेल का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें ये बंदा था प्लेंटिफ. ठीक है, ये एक मिल ओन करता था और उसके कोई तो मशीन ख़राब हो गई थी, तो उसने बैक्सनडेल को हायर किया था फॉर प्रोवाइडिंग अ carrier services to transport the broken machine to a manufacturer for replacing it with a new one. ठीक है, अब इसकी मिल थी, तो इसने इन्फॉर्म किया था बैक्सनडेल को कि यार मेरी मिल जो है वो शट डाउन हो गई और मुझको ना ये इमीडिएटली चाहिए, और ये नहीं दे पाया टाइम पे, तो इसने इसको ब्रीच के लिए बोल दिया. तो कोर्ट ने इसका साथ देते हुए, बैक्सनडेल का साथ देते हुए बोला कि भाई यू कैन ओनली पे फॉर द लॉसेस दैट वर रीजनेबल एंड फोर्सिएबल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, है ना. तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे इसको नहीं आ रहा सपना, बैक्सनडेल को सपना नहीं आ रहा कि भाई तुम इतनी ज़रूरत पड़ जाएगी कि तुम्हारी जो मिल है वही बंद हो जाएगी, राइट. एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, सॉरी, व्हेनेवर यू आर इन अ बिजनेस और डूइंग समथिंग कमर्शियल, तुम्हें इतना बैकअप रखना पड़ता है. तुम सिर्फ एक मशीन पे के बलबूते पे नहीं रह सकते कि भाई ये ख़त्म हुई तो तुम्हारी पूरी जो मिल है वही शट डाउन हो जाएगी, राइट. तो इतना मार्जिन ऑफ एरर तुम्हें लेकर चलना पड़ता है, और इतनी सारी चीज़ें तुम्हें अपने लिए अपना अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है, राइट. उसको आप ब्रीच के लिए कॉम्पनसेशन के लिए नहीं मांग सकते. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट, जो अमाउंट है कॉम्पनसेशन का वो कैलकुलेटेड होता है एज पर द हार्म. तो कॉन्ट्रैक्ट में ना आपको हार्म प्रूफ करना ज़रूरी है, लॉस प्रूफ करना ज़रूरी है. अच्छा, 74 में पढ़ोगे, उसमें लिखा है रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू कैन प्रूव लॉस और नॉट. वो बात अलग है. वो ये बोल रहा है कि जब ब्रीच होगा ना, तो ब्रीच के कॉज ऑफ एक्शन में आपको लॉस प्रूफ करना इज़ नॉट योर कॉज ऑफ एक्शन. आपको सिर्फ लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रूफ करना है अपने कॉज ऑफ एक्शन के लिए, और आपको ब्रीच प्रूफ करना है. ठीक है, तो ये आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है ये प्रूफ करने का कि मेरे को इतना लॉस हुआ ही हुआ है. ठीक है, वो दैट द कोर्ट विल डिसाइड एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, बट दैट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर कॉज ऑफ एक्शन इफ यू आर आस्किंग फॉर डैमेजेस अंडर ब्रीच. ऑल्सो यू हैव अ ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस. ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए कोई लॉस हुआ है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको आप कम से कम कर सको. मान लो आप दुकान में लेने गए, तो आपका मान लो जो आपको 20,000 का पड़ रहा था, सामने वाले ने मना कर दिया, अब आपको 25,000 का लेना पड़ रहा है. ठीक है, 5,000 का लॉस हुआ. तो ऐसा नहीं कि आप एक ही दुकान पे जाके पूछ लो, आपको पता चल रहा है यार 25,000 है, तो अब मैं तो 5,000 का मुझे लॉस हो गया. आप दूसरी जगह भी दूसरे एवेन्यूज़ में ट्राई करो. इफ़ यू कैन गेट, यू विल हैव टू ट्राई टू रिड्यूस द डैमेजेस एज मच एज पॉसिबल फॉर यू. ठीक है, सो दिस इज़ अ ब्रीफ, आई वोंट से इंट्रोडक्शन, बट अ ब्रीफ लिटरेचर ऑन व्हाट डैमेजेस आर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, और 73 और 74 क्या बोलता है,
अच्छा 74 में एक और बात बोली गई है कि जो अपर लिमिट लिखी है ना वो तो सिर्फ वो कोर्ट डिसाइड करेगा, दैट इज़ एन अपर लिमिट, कोर्ट रीजनेबल कॉम्पनसेशन डिसाइड करेगा। बट अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ना जैसे बेल बॉन्ड हो गया या जहाँ पर पेनल्टी लिखी है तो वो तो तुम्हें उतनी ही अमाउंट ही देनी पड़ेगी, वो अपर लिमिट नहीं है, वो एज इट इज़ अमाउंट है बिकॉज द इंटेंशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज़ टोटली डिफरेंट।